हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम बीए सेमेस्टर सेकेंड एग्जामिनेशन 2022 इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश पोइट्री पेपर 1 के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों जो आज के एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इट इज क्लियरली रिटन ओवर हियर that we are supposed to answer 75 out of 100 questions. So the question number 1 is sonnet is a poem of sonnet कितने लाइन की कविता होती है? The correct answer is 14 lines. तो ऑप्शन बी सही आंसर है दोस्तों। Who introduced sonnets in England? क्योंकि इंग्लैंड की बात हो रही है तो पेट्रार्क नहीं, सही आंसर टॉमस व्याट होगा दोस्तों, क्योंकि पेट्रार्क इज द फादर ऑफ सोनेट्स। ही स्टार्टेड राइटिंग सोनेट्स इन इटली, लेकिन सोनेट्स को इंग्लैंड में इंपोर्ट करने का काम टॉमस व्याट ने किया था। अ शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स 3 क्वाट्रेन्स एंड अ कॉपलेट। शेक्सपियर के सोनेट में हमें 3 चौपाइयां और लास्ट में एक दोहा देखने को मिलता है। इन द पेट्रार्कन सोनेट द राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेव इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए बी बी ए बी बी ए बी सी डी सी डी। ये तो शेक्सपियरियन सोनेट की फर्स्ट 8 लाइंस की राइम स्कीम है दोस्तों। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। द पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज, द करेक्ट आंसर इज डी इटालियन सोनेट। पेट्रार्क क्योंकि इटली से बिलोंग करते थे, ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ सोनेट, इसीलिए इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट एक ही बात होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, A/N blank is a poem of lament under the gloomy atmosphere in praise of some deceased person. The options are elegy, ode, sonnet, ballad. The correct answer is A, elegy. क्योंकि इसमें lament वाली पोयम यानी कि उस पोयम के बारे में पूछा गया है जो कि दुख को प्रकट करती है। ग्लूमी एटमॉस्फेयर यानी कि उदासी वाले माहौल में लिखी जाती हैं। सम डिसीज्ड पर्सन की तारीफ में यानी कि किसी मरे हुए व्यक्ति की तारीफ में लिखी जाती हैं, तो दैट इज एन एलिजी। क्वेश्चन नंबर 7, हुज डेथ इज लेमेंटेड इन वॉल्ट विटमन्स फेमस एलिजी ओ कैप्टन माय कैप्टन। वॉल्ट विटमैन जो अमेरिकन राइटर थे, उन्होंने एक एलिजी लिखी थी ओ कैप्टन माय कैप्टन। वो उन्होंने किसकी डेथ पर लिखी थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज अ काइंड ऑफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इम्पर्सनल और रिफ्लेक्टिव एलिजी। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच काइंड ऑफ एलिजी द मॉर्निंग फॉर द डेथ ऑफ समवन इज कंबाइंड विद रूरल सीन्स एंड लाइव्स ऑफ शेफर्ड्स। तो ये भी एक तरीके की एलिजी है दोस्तों, जिसमें कि दुख व्यक्त करने वाला भी शेफर्ड होता है और जिसके लिए वो रो रहा है वो भी एक शेफर्ड, और जो सेटिंग होती है वो रूरल होती है। इस तरीके की एलिजी को हम पास्टोरल एलिजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पिंडारिक ओड इज डिवाइडेड इनटू स्टैंजास कॉल्ड, द करेक्ट वन इज बी, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड ईपोड। ये डांसर की डांस मूवमेंट के हिसाब से डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर ऑफ द फेमस ग्रीक एपिक्स इलियाड एंड ओडिसी। द करेक्ट आंसर इज बी, होमर। नेम मिल्टन्स ग्रैंड एपिक रिटन टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। आंसर वही ऑप्शन है दोस्तों जिसकी फर्स्ट 26 लाइंस आपके कोर्स में रखी गई है, एंड द करेक्ट वन इज ए, पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज अ लिटरेरी और सेकेंडरी एपिक। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक फॉलोज ऑल द एपिक कन्वेंशंस एंड हीरोइक स्टाइल टू डिस्क्राइब अ ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर। वो जॉनरा जिसमें एपिक के सारे गुणों को रखा जाता है, उसी हीरोइक स्टाइल को फॉलो किया जाता है जो एपिक में होता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट को ट्रीट किया जाता है वो बहुत ट्रिवियल यानी कि छोटा होता है दोस्तों। तो ऐसी विधा को हम मोक एपिक के नाम से जानते हैं। When was Bishop Percy's relics of ancient English poetry published? The correct answer is 1765. Option B will be correct.
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज नोन टू बी अ स्टोरी इन वर्स? वो कौन सी विधा होती है जिसमें पोयम में कहानी सुनाई जाती है? जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोक ट्रेडिशन एंड ड्रामेटिक इन नेचर, जो फोक ट्रेडिशन से ली गई है और इसकी प्रकृति नाटकीय होती है दोस्तों। द करेक्ट आंसर इज बी, बैलेड। क्वेश्चन नंबर 17th, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर written by Samuel Taylor Coleridge is a famous literary ballad. Let's come to the next question now. Lyric is originally a Greek song sung to the accompaniment of, the correct one is B, lyre. Which of the following is not the trait of a lyric? Option D, it has a limited range of subjects, is correct. Next question, blank is a kind of poem in which a single person speaks to a listener or a group of listeners. The listener or listeners don't utter a single word. The correct answer is dramatic monologue. क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग ही वो पोयम होती है दोस्तों जिसमें कि एक ही स्पीकर होता है और बाकी लोग मौजूद तो होते हैं लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलते। द वर्ड मोनोलॉग मीन्स द स्पीच ऑफ अ सिंगल पर्सन। Name the Victorian poet who added keen psychological analysis to his monologues. The correct answer is Robert Browning, यानी कि ऑप्शन सी सही है दोस्तों। A composition in prose or poetry having a hidden symbolic meaning behind the apparent story. ये वो पोयम होती है दोस्तों जिसमें बाहरी रूप से अलग कहानी चल रही होती है और उसका प्रतीकात्मक या हिडन मीनिंग कुछ और ही होता है। इस तरीके की पोयम को एलेगरी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट अ फीचर ऑफ एलेगरी? द करेक्ट आंसर इज इट कैन ओनली बी रिटन इन पोइट्री, क्योंकि एलेगरी को सिर्फ पोइट्री में ही नहीं लिखा जाता। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का फेमस नॉवला है जो कि एक एलेगरी है जो कि रशियन रेवोल्यूशन पर बेस्ड है। स्पेंसर का द फेरी क्वीन क्या है? द करेक्ट आंसर इज इट इज ऑल्सो एन एलिगरी। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फ्रेंड्स। 26, a stanza of 2 lines is called a couplet. 2 लाइन के स्टैंजा को दोहा कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। एन ऑक्टेव इज अ स्टैंजा ऑफ हाउ मेनी लाइन्स? ऑक्टेव जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, it is a stanza of 8 lines. Option D will be correct. Heroic couplet is a stanza of, the correct one is 2 rhyming lines in iambic pentameter. A is correct. A couplet in which the sense runs from one couplet to another is called, the correct answer is an enjambed or run-on couplet. Next question, Alexander Pope's Rape of the Lock is written in, द करेक्ट आंसर इज हीरोइक कपलेट, क्योंकि वो हीरोइक कपलेट के लिए ही फेमस थे और रेप ऑफ द लॉक में उन्होंने इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया है दोस्तों। हियर दाउ ग्रेट एनल whom 3 realms obey, dost sometimes counsel take and sometimes tea. This is an example of, the correct answer is closed heroic couplet, a metrical composition without rhyme most commonly written in iambic pentameter is called a blank verse. Blank verse ही वो वर्स होती है दोस्तों जिसमें iambic pentameter होता है लेकिन rhyme scheme नहीं बनती है। Which kind of verse is used in Paradise Lost? It is blank verse which has been used in Paradise Lost. So option A is correct. A line in pentameter consists of how many syllables? The correct one is 10 syllables. A is correct. Who introduced blank verse in English literature? Option C, Henry Howard, Earl of Surrey is the correct answer, friends. Who introduced Spenserian stanza? Edmund Spenser, Geoffrey Chaucer, Thomas Wyatt or William Shakespeare? The correct answer is Edmund Spenser. What is the rhyming scheme of Spenserian stanza? The rhyme scheme of Spenserian stanza is ABAB, BCBC, C. So option A is the correct one. How many lines are there in a Spenserian stanza? There are 9 lines in Spenserian stanza.
What is the last line of a Spenserian stanza? Alexandrine, जो कि iambic hexameter में लिखा होता है दोस्तों। बाकी की शुरू की 8 लाइंस में iambic pentameter का प्रयोग किया जाता है और लास्ट वाली लाइन में iambic hexameter का, और iambic hexameter को ही Alexandrine का नाम दिया गया है दोस्तों। For which poem was Spenserian stanza introduced initially? The correct answer is The Fairy Queen. Who used terza rima first? The correct answer is Dante in the Divine Comedy. What is the stanza pattern of terza rima? It is iambic tercets. Option B will be correct. What is the rhyming pattern of terza rima? The rhyming pattern of terza rima is ABA, BCB, CDC. Option D will be correct. What is caesura? Caesura is a pause in a poetic line. So option A will be correct. What is the lifespan of William Shakespeare? It is 1564 to 1616. Option B will be the right one. How many sonnets were composed by Shakespeare? The correct one is 154. A option is correct. To which period does Shakespeare belong? C option, Elizabethan age. What is the rhyme scheme of the sonnet Let Me Not to the Marriage of True Minds? It is a Shakespearean sonnet and its rhyme scheme option B, ABAB, CDCD, EFEF, GG is correct. Next question is Let Me Not to the Marriage of True Minds is the sonnet number 116. Option A is correct. Which form of the sonnet was followed by Shakespeare? पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव और सस्टेट बनते हैं। मिल्टन ने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया था, उन्होंने भी पेट्रार्कन सोनेट लिखी थी। और कर्टेल सोनेट तो जीएम हॉपकिंस के द्वारा इन्वेंट की गई 10.5 लाइंस की सोनेट होती है। तो द आंसर शुड बी रोमांटिक सोनेट। टू whom are Shakespearean sonnets addressed? They are addressed to Mr. W.H. and Dark Lady. Option B will be correct. Question number 52. Which figure of speech is there in the line Love is not time's fool? यहां पर टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है दोस्तों, इसीलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन है। 53 क्वेश्चन। ब्लैंक दो रोजी लिप्स एंड द चीक्स within his bending sickle compass come. These lines contains biblical reference from Roman mythology, reference from the Middle Ages, reference from Greek mythology. The correct answer is reference from Roman mythology. Next question is what is Eden? B option is correct. Garden in heaven or paradise. What is man's first disobedience to God? The correct answer is A1, the act of plucking the fruit of the forbidden tree. जो एडम और ईव ने उस मना किए हुए पेड़ का फल तोड़ा था, वही आदमी की पहली डिसओबीडियंस टू गॉड यानी कि भगवान की अवमानना थी दोस्तों। Who among the following poets became blind ere half his days? The correct answer is John Milton, जो कि अपनी आधी उम्र से भी पहले यानी कि 44 साल में ही 1652 में अंधे हो गए थे। How many books are there in epic Paradise Lost? The correct answer is 12. 1667 में वो 10 बुक्स में आई थी, लेकिन 1674 वाले एडिशन में वो 12 बुक्स में पब्लिश की गई थी। So option B will be the right one. Which of the following isn't an epic convention? The correct answer is the use of language spoken by common man. यही वो विशेषता है दोस्तों जो हमें एपिक में नहीं देखने को मिलती है। Blank till one greater man restore us and regain the blissful seat. Who is referred as greater man? Here greater man is Jesus Christ. Next question. Dove-like satirist brooding over the vast abyss. Which poetic device is used here? The correct answer is simile, क्योंकि इसमें like का प्रयोग हुआ है दोस्तों। Who has written the poem Present in Absence? The correct answer is John Donne. What kind of poem it is? It is a metaphysical lyric, friends. So option A is correct. John Donne is a option C, metaphysical poet is right answer. In Presence and Absence, the poet challenges the power of
absence. B ऑप्शन सही है दोस्तों. In present in absence, the poet expresses his love for his wife Annie. Next question is, like rich men that take pleasure in hiding more than handling treasure. Which metaphysical poetic device is used over here? The correct answer is conceit. Option C is correct, friends. Who first used the term metaphysics with reference to Donne's poetry? The correct answer is John Dryden. Alexander Pope belongs to neoclassical age. Next question. When was an essay on criticism published? The option B is correct, 1711. Next one. A little learning is a dangerous thing. Drink deep or touch not the Pierian spring. Which stanza form is used in these lines? The correct answer is heroic couplet. Next question. Why is Pierian spring significant? Option A is correct. It is sacred to muses and source of poetic inspiration. Next question is, what do you understand by the muse? The correct answer is option C, goddess of poetry. 73rd, what is the tone of the poet in the fragment from an essay on criticism? The correct answer is didactic. क्योंकि इस एक्सट्रैक्ट में पोइट हमें कुछ सिखाने की या पढ़ाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों. An essay on criticism provides guidelines to a literary critic. Option A will be correct. An essay on criticism is written in poetry. Option B is the right answer, friends. Thomas Gray is a poet of option A, ट्रांजिशनल पीरियड, जो कि न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज के बीच में आया था. When was the elegy written in a country churchyard published? The correct answer is 1751. Which of the following poems is not written by Thomas Gray? The correct answer is London, because it has been written by William Blake. 79th, which figure of speech is used in weary way? The correct answer is transferred epithet. क्योंकि थका हुआ रास्ता नहीं दोस्तों, थका हुआ फार्मर था, वो किसान था, वो प्लोमैन था जो कि अपने रास्ते से घर को आ रहा था. आंसर क्वेश्चंस 80 to 82 from the given stanza. The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. What is the rhyme scheme of these lines? अगर इस स्टैंजा की राइम स्कीम को देखें दोस्तों, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड इज मॉर्न, अगर हम इसे ए माने तो शेड विल बी बी, हॉर्न विल बी ए एंड बेड विल बी बी. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ए बी ए बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which figure of speech is used in the underlined phrase? In the underlined phrase, the figure of speech is onomatopoeia, क्योंकि ट्विटरिंग यानी चहचहाट की बात की गई है. स्वेलो की ट्विटरिंग यानी कि अबाबील पक्षी की चहचहाट, जो कि अपने स्ट्रॉ बेल्ट यानी कि तिनकों से बने हुए घोंसले से चहचहा रहा है. विच पैटर्न एंड काइंड ऑफ मीटर इज यूज्ड इन द अबव लाइन्स? इट इज आयम्बिक पेंटामीटर, फ्रेंड्स. Which of Hardy's novels draws its title from the elegy? It is option B, Far from the Madding Crowd. Question number 84. Chill penury repressed their noble rays and froze the genial current of the soul. Chill मतलब ठंडी, penury great want या poverty को कहते हैं दोस्तों. तो जमा देने वाली ठंडी गरीबी ने उनके नोबल रेज को भी दबा के रख दिया. नोबल रेज मीन्स अच्छा गुस्सा. एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल, और जो आत्मा की गर्म जलधारा होती है उसे भी ठंडा कर दिया, यानी कि उसे भी जमा दिया. तो गरीबी की वजह से ये जो बेचारे गांव वाले यहां कब्रों में दफने पड़े हैं, अपनी लाइफ टाइम में कुछ भी नहीं कर पाए दोस्तों. Now the question asked over here is, on the basis of these lines, state the reason why the villagers could not nurture their talents. So the correct answer will be B,
poverty. Question number 85th. Some Cromwell guiltless of his country's blood. Who is Cromwell mentioned here? The correct answer is a revolutionary. Option C is correct. Who is the writer of Songs of Innocence and Songs of Experience? It is William Blake. A option. In which collection was London published Songs of Experience? In London, the poet criticizes. The correct answer is all of these: monarchy, society, and church. The poem London is written in first person. Which river flows on the city of London? Option A, Thames is correct. Wordsworth's sonnet, The World is Too Much With Us, is a Petrarchan sonnet, friends, because in it we find octave and sestet. Option A will be correct. When was Wordsworth's lyrical ballads published? It was in 1798. B option is correct. What is not Wordsworth's cause of anxiety in The World is Too Much With Us? The correct answer is religious intolerance. Option D is correct. When was the sonnet The World is Too Much With Us published? The correct answer is option C, 1807. Whom does Matthew Arnold appreciate as the high priest of nature? It is William Wordsworth. When was Ode to a Nightingale published? Option A, 1819 is correct. What is Dryad in Ode to a Nightingale? It is a spirit of forest. Option A is the correct one, friends. Which figure of speech is there in beaded bubbles winking at the brim? The correct answer is alliteration, क्योंकि इसमें beaded bubbles का यूज हुआ है दोस्तों. Next question. The coming musk rose full of dewy wine, the murmurous haunt of flies on summer eves. Which characteristic feature of Keats' poetry is apparent in these lines? The correct answer is sensuousness. Option B is the right one. Keats is celebrated as a writer of odes. Option A is correct. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.